जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुणसूत्र। और गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहा जाता है। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्यों किसी महिला में बांझपन आ जाता है, क्यों किसी पुरुष में नपुंसकता आ जाती है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्यों कोई बच्चा विकलांग पैदा होता है, अगर होता है तो उसका कारण क्या है। इसके बारे में हम आज कंप्लीट जानकारी लेंगे भी। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो पाचन तंत्र पर बनाया था। तो अब करते हैं गुणसूत्र की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि गुणसूत्र पाया कहां जाता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए गुणसूत्र को पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से समझ आ जाएगा। जब हमने कोशिका का अध्ययन किया था तो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए गए। कई बच्चों को यही नहीं पता कि कोशिका क्या होती है, कोशिका कहां पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने वीडियो डाला हुआ है कोशिका पर, वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। कोशिका जैसे ये दीवार है, इस दीवार का निर्माण किससे हुआ है? ईंटा से हुआ है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। हमारी बॉडी की जो ईंट है वो कोशिका है। अब एक कोशिका को जब हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हजारों करोड़ों असंख्य कोशिका हमारे शरीर के अंदर है भी, जब मैं यहाँ पे पेन मार के इस प्रकार से ऊपर उठाऊंगा ना, तो यहाँ पे हजारों कोशिका आएगी। उसमें से मैं एक कोशिका निकाल के इस प्रकार से रखूंगा, इसको जूम करूंगा ना, तो इसके अंदर कोशिका के बहुत सारे अंग आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, बहुत सारे अंग आएंगे। उन्हीं अंगों में से जो कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, जिसे कहा जाता है केंद्रक, या साइंस की भाषा में इसे बोल देते हैं न्यूक्लियस। ये साइंस की भाषा मुश्किल होती है, बाकी सब्जेक्ट बहुत आसान होता है। साइंस अखरोट की तरह है, अगर समझ आ गए ना तो बहुत ही जानदार समझ आएगी, अगर समझ नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अखरोट की तरह कैसे है कि ऊपर से ये बहुत मजबूत है, जब इसके अंदर घुस जाओगे ना तो एकदम मुलायम है भी साइंस। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना, साइंस की भाषा में केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। इस केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ये जो केंद्रक है ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन ने जब इसकी खोज की तो रॉबर्ट ब्राउन ने फिर उसके बाद में कोई इस केंद्रक पर ध्यान नहीं दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने बस यहां तक खोज की कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक है, उसके आगे नहीं खोज कर पाया। लेकिन एक वैज्ञानिक आया, वाल्डेयर। कौन आया? वाल्डेयर। उसने देखा कि यार ये केंद्रक के अंदर क्या तैर रहा है, इस प्रकार से कुछ केंद्रक में तैर रहा था। वाल्डेयर के मन में जिज्ञासा हुई। उसने देखा कि यार रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी लेकिन आगे नहीं जा रहे। तो उसने क्या किया, इस केंद्रक को बाहर निकाला और घर पे ले गया। अपने घर पे ले जाके उसने केंद्रक को फाड़ा। जैसे ही केंद्रक को फाड़ा ना, तो उसने क्या देखा, जैसे ये कोशिका का केंद्रक है, उसने देखा कि इस केंद्रक में कुछ तैर रहा है इस प्रकार से, जैसे हम गुणा करते हैं ना, उस आकृति का कुछ ना कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा ओ माय गॉड, दिस इज क्या है। उसने बाहर निकाला ना, इस प्रकार से इस प्रकार से बहुत सारे तत्व तैर रहे थे। बाद में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे तत्व तैर रहे थे। उसने कहा ये क्या है। जब उसने बाहर निकाला, इसे जूम किया ना, तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनी। उसने कहा ओ माय गॉड, ये क्या है। तब उसने इस प्रकार की संरचना को क्या नाम दे दिया? इसी संरचना को उसने क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र कहा। वाल्डेयर ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? गुणसूत्र की। प्रश्न सीधा पूछता है एग्जाम में, क्योंकि हमने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, तो कहेगा क्रोमोसोम की या फिर गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। इसी प्रकार से जब वो आगे बढ़ा, बहुत सारे जीवों का उसने कोशिका निकाली, कोशिका का केंद्रक निकाला और निकाल के देखता गया। उसको इस प्रत्येक जीव के कोशिका के केंद्र के अंदर उसने क्या देखा? इस प्रकार के क्रोमोसोम देखे। फिर उसने सब्जी, आलू, भिंडी, इन सब में देखा कि अच्छा, यानी सभी अंदर क्या, सभी जितने भी है उन सभी में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। अब ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता क्या है, तो आपके लिए मैं बता दूं, ये क्रोमोसोम और गुणसूत्र ये शरीर की रचना करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप मैथ का सवाल निकालते हो, मैथ का सवाल जब भी निकालते हो तो उसके अंदर एक सूत्र लगाया जाता है। जैसे वर्त का निकालोगे, वर्ग का निकालोगे, तो उसमें जो सूत्र वगैरह होते हैं ना, 2 पाई आर की स्क्वायर और लंबाई इंटू चौड़ाई, इस प्रकार से सूत्र लगाते हो ना। जैसे वर्ग, ये क्या है? जैसे ये क्या है? वर्त। ये वर्त है। इसके क्षेत्रफल को, अगर इसका कोई क्षेत्रफल का आपने सूत्र बोलेंगे तो पाई आर की स्क्वायर। अब ये पाई आर की स्क्वायर ये क्या है? ये सूत्र है। किसका सूत्र है? इस वर्त का सूत्र है।
अगर वर्त के क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी सवाल पूछोगे तो आपको सूत्र लगाना ही पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर शरीर की रचना या फिर शरीर का निर्माण करना है तो भगवान ने हमारे अंदर 46 सूत्र दिए हैं। जैसे किसी सूत्र का काम है आंख बनाना, उसी में से किसी का काम है कान बनाना, किसी का काम है लीवर बनाना, किसी का काम है किडनी बनाना। समझ आ रही? इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कितने सूत्र की जरूरत है? 46 सूत्रों की जरूरत है। अगर ज्यादा हुए तो एक अंग ज्यादा आ जाएगा, कम हुआ तो एक अंग कम रह जाएंगे। लेकिन स्वच्छ मानव के अंदर 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है, लेकिन इनको जोड़ों में दर्शाया जाता है। सर जोड़ों में क्यों दर्शाया जाता है? तो देखो 46 के जोड़ा क्या होगा? 23। तो जोड़ों में इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि हमारी बॉडी का अधिकांश पार्ट जोड़ों में है। जैसे एक हाथ इस तरफ है तो दूसरा हाथ इस तरफ है, एक कान इस तरफ है, एक कान इस तरफ है, दूसरा कान, एक आंख इस तरफ तो एक आंख, लगभग हमारे शरीर के जो पार्ट है वो जोड़ा में ही है। इसलिए क्रोमोसोम को भी जोड़ा में, ये एक है और ये दो है, याद रखना भी। ये दो है गुणसूत्र, एक नहीं है। ये जो एक है और ये दो है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न कहेगा गुणसूत्र की खोज किसने की? तो वाल्डियर कर देना भी। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 पाए जाते हैं। जोड़ा में 23 और संख्या में 46। किसी को कोई दिक्कत? मानव के अंदर महिला और पुरुष दोनों ही आते हैं, महिला में भी 46 और पुरुष में भी 46। और एक बात याद रखना भी, जो ये मानव होते हैं इनके जनन अंगों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो भी, ये सारे के सारे क्या है? गुण सूत्र है। ये जोड़ा में दर्शाए गए हैं। देखिए ये क्या है? जोड़ा में दर्शाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं भी। देखिए गुणसूत्र के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, जो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। याद रखना भी, गुणसूत्र का जो ऊपर वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना सैटेलाइट कहा जाता है। याद रखना सैटेलाइट हमेशा ऊपर लगाई जाती है, इसलिए गुणसूत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। उसके बाद में याद रखना भी, गुणसूत्र का मध्य भाग, बीच का भाग, बीच यानी सेंटर वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसी के नाम से सेंटोमर। गुणसूत्र का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो सेंटोमर कहलाता है, याद रखना। और गुणसूत्र का सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? तो याद रखना टेलोमर कहलाता है। तो सेंटर से याद रखना सेंटोमर, टेलोमर से याद रखना टेले हमेशा कहां लगाई जाती है? जमीन पर लगाई जाती है, इसलिए नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? टेलोमर कहलाता है। और ये जो धागे के समान जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना को अर्न कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिचय था भी क्रोमोसोम का। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले केंद्रक, देखो क्रोमोसोम कहां पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन उसके आगे नहीं खोज पाया। अगर रॉबर्ट ब्राउन उसके आगे थोड़ा सा सर्च मार लेता तो हमारे को आगे वाले वैज्ञानिक का नाम नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने आगे नहीं खोज की, उसने कहा छोड़ना, क्या करना है अपने को। तो एक वैज्ञानिक आया वाल्डेयर ने क्या किया? उस केंद्रक को फाड़ा तो उसके अंदर देखा भी अच्छा इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद में क्रोमोसोम के बाद में वाल्डेयर ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आता ही है भी। कुछ नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा यार जो वाल्डेयर था उसने केंद्रक को फाड़ा तो उसमें क्या निकला? गुणसूत्र। अपन एक काम करते हैं, इस क्रोमोसोम को फाड़ते हैं। तो वैज्ञानिक आए, उस वैज्ञानिक ने क्या किया? इस क्रोमोसोम को उधेड़ा ना, तो इसके अंदर क्या निकला? एक गुच्छा निकला, इस प्रकार से एक लच्छा निकला। उसने कहा अरे ये क्या है? स्प्रिंग। ओ माय गॉड, ये तो क्या निकल गया? स्प्रिंग। उसने कहा स्प्रिंग निकल गया, ये तो मारी बात है भाई। उसने कहा मैंने एक नई खोज कर दी, मैंने क्रोमोसोम में स्प्रिंग लगा दिया। सारे कह रहे हैं यार स्प्रिंग कैसे लगा दिया तूने? फिर जब उसको देखा जूम करके तो इस प्रकार गुच्छे नामक एक संरचना पाई गई। इसी संरचना को क्या कहा गया? डीएनए कहा गया। याद रखना प्यारे बच्चों, क्या कहा गया? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, ठीक है? तो याद रखना डीएनए। इस डीएनए को सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा था, लेकिन कार्ल्सबर्ग ने फिर ध्यान नहीं दिया। तो दो वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों ने क्या काम किया? तो इसकी आकृति दे दी डीएनए की। यानी डीएनए को डिजाइन किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डिजाइन दे दिया। उसके बाद में इन्होंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 21 संविधान का, उसके अंतर्गत हम आरएनए डीएनए नहीं, डीएनए जांच करवाते हैं। आरएनए डीएनए ये अलग चैप्टर रह जाता है। हम अभी सिर्फ गुणसूत्र पढ़ रहे थे, इसलिए गुणसूत्र पर ध्यान देना है। डीएनए और आरएनए एक अलग चैप्टर रह जाता है, इसको अपने अलग से पढ़ेंगे। अभी आपका ध्यान गुणसूत्र पर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी। अब देखो भी,
एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है तो हमेशा टूटने के लिए बनता है। कोई अगर बोल देना भी यार उसने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया, ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता, तो ये अपना भ्रम होता है। रिकॉर्ड हमेशा जब बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं, याद रखना। दुनिया के अंदर कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है भी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखो, कार्लसबर्ग ने देख लिया डीएनए को, और वाटसन और क्रिक ने क्या दे दिया, डिजाइन दे दिया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक ने क्या किया, डीएनए को पकड़ा, इस डीएनए को पकड़ा और खींच दिया, ये क्या निकल गया। अब उसने खींचा ना तो जाली बन गई। क्या बन गई, जाली बन गई। उसने कहा ओह माय गॉड, डीसीजे क्या है, डीसीजे क्या है। तब उसको पता चला कि ओहो, अब इसका क्या नाम दिया जाए, तो इसी को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों जीन। क्या कहा जाता है, जीन। ये वाला ही जीन होता है, ये पूरी की पूरी संरचना जीन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जीन से ही क्या होता है, माता पिता के गुणों का पता लगता है कि ये बच्चा किसका है। ये किसके आधार पर पता लगाया जाता है, जीन के आधार पर। और जीन को ही आनुवांशिकता का आधार माना जाता है। किसी को कोई दिक्कत, आनुवांशिकता का आधार कैसे, जैसे माता पिता की जो हरकतें हैं वो बच्चे के अंदर आती है। जैसे ही हमारे मानव शरीर की जो संरचना है वो आगे जो बच्चा संतान नया पैदा होगा उसमें ही वो गुण देखने को मिलेंगे, जैसे मानव के अंदर है। मानव यानी महिला वाले गुण दिखेंगे या फिर पुरुष वाले गुण दिखेंगे। यानी लड़की पैदा होगी तो महिला वाले गुण दिखेंगे, जो संतान पैदा होगी अगर लड़का होगा तो पुरुष वाले गुणसूत्र दिखेंगे। तो याद रखना, आपसे प्रश्न कहेगा अनुवांशिकता का आधार किसे माना जाता है, तो जीन को माना जाता है। इसकी खोज की थी जोहानसन ने। किसने की थी, जोहानसन ने। याद रखने का तरीका देखो, जीन को किसने जोहा, किसी चीज को जो देना, कहीं जो के ले गया, जो मतलब खोज देना। इसकी खोज किसने की थी, जोहानसन ने की थी। जैसे जीन जैसे जोहानसन ने इसकी खोज की थी। अब ये एक जीन है, ये वाला, ये बीच का पार्ट एक जीन है, ठीक है। और इस जीन का ये जो गोल वाली आकृति, इसे क्या कहा जाता है, तो एक्सॉन कहा जाता है। याद रखना, इंटरनॉन। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक वगैरह पाया जाता है भी, ठीक है। हम देखो भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे आप थाइमिन, एडमिन, साइटोसिन, ये इसमें पाए जाते हैं। ये इसके अंदर जीन के अंदर पाए जाते हैं। ये वाला अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको कहा जाता है, ठीक है। ये अलग अलग चीजें पाई जाती है। इसमें सूत्र लिखे होते हैं, कब सफेद बाल आएंगे, ये सारी की सारी संरचना इसके अंदर लिखी रहती है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे प्रश्न कहेगा जीन की खोज किसने की, तो जोहानसन ने की थी। जीन जो होता है ये क्रोमोसोम की इकाई होती है, ये भी ध्यान रखना। कैसे, जैसे देखो, आपसे प्रश्न कहेगा अनुवांशिकी का कारण क्या है, या माता पिता के गुण किस पर आधारित है, तो ऑप्शन में अगर जीन होंगे तो जीन लिख देना। अगर जीन नहीं होंगे तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, डीएनए। क्या मिलेगा, डीएनए। अगर डीएनए नहीं है तो आपको क्या मिल जाएगा ऑप्शन में, क्रोमोसोम। तो ये सब क्या है, माता पिता के गुण पर आधारित होते हैं। अब देखो, इस जीन को जब हम समेटेंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। और डीएनए को समेटेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। इसका मतलब क्रोमोसोम का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, क्रोमोसोम का निर्माण जीन से हुआ है। यानी जीन को क्रोमोसोम की इकाई कहा जाता है। याद रखना, ये याद रखने वाली बात है। किसी को कोई दिक्कत, आपसे प्रश्न कहेगा कि अपने गुणसूत्र की इकाई किसे कहा जाता है, तो याद रखना जीन को। जिस प्रकार से हमारे शरीर की जो शरीर है, इस शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिकाओं से हुआ है, उसी प्रकार से क्रोमोसोम का निर्माण जीन से हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। गुणसूत्र क्लियर हो गया भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गुणसूत्र में देख लिया 46 है। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग गुणसूत्र अलग अलग की रचना करता है। किसी का काम है लीवर बनाना, किसी का काम है हार्ट बनाना, आंख बनाना, पैर बनाना। ये सब 46 सूत्रों में हमारा शरीर बनकर तैयार हो जाता है। अब देखते हैं भी गुणसूत्रों की कुछ चीजें देखते हैं भी, लड़का कैसे होगा, लड़की कैसे होगी। वैसे तो ये जब जनन अंग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखिए, मानव के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। जोड़ा में बात करेंगे तो 23। किसी को कोई दिक्कत नहीं। मानव में याद रखना प्यारे बच्चों, दोनों ही आता है, मेल और फीमेल। दोनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। और जोड़ों में जब भी बात की जाएगी तो 23। अब देखो भी, पुरुष और महिला, इनके अंदर जो 46 गुणसूत्र है ना, उसमें से जो 44 शुरुआत के जो 44 गुणसूत्र है ना, वो सेम पाए जाते हैं। ये 44, और पुरुष में भी 44 और महिला में भी 44 जो गुणसूत्र है वो सेम पाए जाते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है ऑटोसोम।
क्या कहा जाता है? ऑटोसोम, हिंदी में इसे कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुष और महिला में जो 44 गुणसूत्र है, या जोड़ा में बात करें तो 22 गुणसूत्र है, 22 जोड़ी गुणसूत्र है, वो क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र, या फिर अंग्रेजी में इसे ऑटोसोम कहा जाता है। बात करें अंतिम के दो, जो अंतिम के दो गुणसूत्र होते हैं उसे ओलोसोम कहा जाता है। हिंदी में इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। महिला में भी ये जो अंतिम के जो दो गुणसूत्र है इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब नाम देखो, लिंग, लिंग का मतलब लड़का होगा या फिर लड़की। अंतिम के जो दो गुणसूत्र है यही निर्धारण करते हैं कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। किसी को कोई दिक्कत? तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, मानव के अंदर ओलोसोम की संख्या कितनी है? तो 2। अगर जोड़ा में पूछे तो 1, संख्या में पूछे तो 2। कई बार ओलोसोम ना देकर लिंग गुणसूत्र कितने हैं? तो 2। संख्या में 2, जोड़ा में 1, ये दोनों में ही पाए जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब अगर संतान पैदा करनी है तो इधर से भी कितने गुणसूत्र आएंगे? तो याद रखना प्यारे बच्चों, इधर से भी 23 गुणसूत्र आएंगे, यानी इधर से आएंगे 23 जोड़ा और इधर से भी 23 जोड़ा। इन 23 जोड़ा के अंदर से एक गुणसूत्र महिला का उठा लिया जाएगा, एक पुरुष का उठा लिया जाएगा। तो जो आगे संतान पैदा होगी उसमें भी कितने गुणसूत्र? 23। इसी को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी आधे गुण महिला के ले लिए जाएंगे, आधे गुण पुरुष के ले लिए जाएंगे। इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जो केवल जनन अंगों में ही होता है। तो महिला के अंतिम, याद रखना प्यारे बच्चों, जो महिला होती है उसके जो अंतिम के जो दो गुणसूत्र होते हैं जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, वो क्या होते हैं? XX। और जो पुरुष होते हैं उसके अंतिम के जो दो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं। यही क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। मान लो इधर से देखो, दोनों में से एक ही गुणसूत्र आएगा। जैसे फीमेल का जो अंतिम गुणसूत्र, जब फीमेल है, फीमेल के जो अंतिम गुणसूत्र है वो XX है, और मेल के अंदर जो गुणसूत्र है वो X और Y है। मान लो फीमेल का इधर से X आया और पुरुष का इधर से क्या आएगा? Y आएगा। तो X और Y मिलकर किसका कौन सी संतान पैदा होगी? तो याद रखना, लड़का होगा। अगर X और Y गुणसूत्र का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट वगैरह आगे बनेगा, तो वो क्या होगा? याद रखना प्यारे बच्चों, लड़का पैदा होगा। अगर मान लो इधर से फीमेल से X आया और पुरुष के से क्या आया? भी X आया, तो क्या पैदा हो? XX मिलकर क्या बनाते हैं? लड़की। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर XY हुआ तो लड़का, अगर XX हुआ तो लड़की। एक और बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि महिला के जो अंतिम के गुणसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं, ये XX ही होते हैं। और जो पुरुष होता है उसके अंतिम के गुणसूत्र X और Y होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि महिला का गुणसूत्र हमेशा X ही होता है और उधर से क्या आएगा? X ही आएगा। अगर लड़का पैदा करना है, अगर लड़का चाहिए, तो इधर से क्या आएगा? Y आएगा, तभी लड़का पैदा होगा। Y किधर से आएगा? पुरुषों की तरफ से ही आएगा। क्योंकि भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है कि महिलाओं को दोषी ठहरा दिया जाता है कि तू हमें लड़का नहीं देती है। ये ज्यादातर देहात यानी गांव के जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार कर देते हैं, बस इतनी सी बात के लिए कि तू हमें लड़का नहीं दे रही है। अरे भाई, महिलाएं कहां से लड़का देगी? महिलाओं का गुणसूत्र तो XX है। लड़का होगा तो किसके आधार पर होगा? पुरुषों के आधार पर होगा। लेकिन नहीं, गांव में ऐसा होता है कि लड़का, और महिलाएं भी क्या होती है, भी एक्सेप्ट कर लेती है उस चीज को, भी हाँ कमी तो हम में ही है। अरे भाई, वो महिला कहां से लड़का दे? फैक्ट्री थोड़ी ना है अंदर भी हाँ लड़का बन जा, लड़की बन जा। लड़का होगा या लड़की होगी इसका निर्धारण गुणसूत्र करते हैं, ना पुरुष करता है ना महिला करती है। याद रखना भी, किसी को कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस हो तो उनको समझाना कि महिला बच्चा नहीं दे सकती। महिला के अंदर जो गुण, देखो बच्चा तो पैदा करेगी, बच्चे का मतलब बच्चे का मतलब होता है लड़का, मैं यहाँ लड़के की बात कर रहा हूँ। कई बार कई महिलाओं के लड़कियां होती है तो वो कहते हैं तो लड़का नहीं दे पाता, तो लड़का ना देने का कारण है पुरुष होता है न कि महिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भी आगे बढ़ते हैं। भी देखो भाई,
हिंदुस्तान की परंपरा है, महिलाओं को दोषी ठहरा दिया जाता है कि तो लड़का नहीं देती है, लेकिन लड़का होगा या लड़की होगी, इसका दोषी महिला नहीं है, ये निर्भर करता है पुरुष पर, पहली बात तो। और उससे अगर थोड़ा बढ़ के सोचे तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण गुणसूत्र करता है। तो इस पर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। कविता क्या है कि कैसी विडंबना, ये कैसी मजबूरी देती आशीर्वाद, मनोकामना हो पूरी, पुत्रवती हुई बिना कहते हो, गोद है अधूरी, जिम्मेदार है सिर्फ गुणसूत्र पुरुषों का, फिर सुने क्यों ताना ये अबला बेचारी, कि हम बोते हैं लड़के और ये उगा देती है लड़की। ये बहुत ही जानदार कविता लिखी है जिस व्यक्ति ने लिखी है। इसमें लिखा है कि गुणसूत्र ही निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की, ये महिला या पुरुष नहीं डिसाइड कर सकता। तो किसी को कोई दिक्कत, गुणसूत्र इज कंप्लीट। अब देखो प्यारे बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अलग अलग जीव जंतु, सब्जी, प्याज, इन सब में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे आलू है, चिंपांजी है, इनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है, देखो आलू के अंदर गुणसूत्र 48 है, चिंपांजी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 48 है, और जो मनुष्य है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 है। जीवाणुओं में एक होती है, और एक टेरिडोफाइट, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 1600 होती है भी। किसी को कोई दिक्कत? तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। और गुणसूत्र अगर आपको समझ आए हो ना, तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना भी, है ना।